हेलो स्टूडेंट्स, ये जो 9th स्टैंडर्ड का आपका केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर की जो डेफिनेशन है इसके पहले भी आपने प्रीवियस क्लासेस में देखी होगी। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसे मास है, उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि बुक हो गया, पेंसिल, आयरन, पेट्रोल, कार्बन, रॉक्स, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज, इसके साथ जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, ये सभी क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसे एक सर्टन मास है, इसलिए उसे हम क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को मैटर बोलने के लिए उस चीज़ ने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड सेकंड, इट शुड हैव मास। मतलब अगर कोई चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसे मास है, तभी हम उसे मैटर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे कि थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, थॉट्स, आइडिया, अफेक्शंस, दीज थिंग्स डू नॉट हैव मास एंड दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, देयरफॉर वी कैन नॉट कॉल देम मैटर। उसके बाद हम देखते हैं मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करें, उसके कौन से टाइप्स हैं। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में अगर मैटर को क्लासीफाई करेंगे तो मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। And if we classify the matter on the basis of chemical properties, then matter can be classified into elements, compounds and mixture. तो इस चैप्टर में हमें मैटर का क्लासिफिकेशन देखना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर बनता किससे है। व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर मेड अप ऑफ। जो मैटर होता है वो टाइनी पीसेस से बनता है, जिसे बोला जाता है पार्टिकल्स। हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली पार्टिकल से बनी है। ये टेबल, पेंसिल, ये बुक, ये सभी चीज़ें जो है वो पार्टिकल से बनी है। और ये जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और एक पर्टिकुलर मैटर में बहुत ज़्यादा नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज़ वेरी वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इमेजिन करना चाहें तो एक स्मॉल ड्रॉप अगर हम रेन का देखें, रेन ड्रॉप का अगर देखें, या फिर वाटर का स्मॉल ड्रॉपलेट हम अगर देखें, तो उस स्मॉल ड्रॉपलेट में 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर रहेंगे। इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स एक स्मॉल मैटर में रह सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो स्मॉल साइज उनकी स्मॉल रहती है, बट उनका नंबर जो है वो मैटर में बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द एविडेंस दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम बोल रहे हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, बट एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है कि मैटर पार्टिकल से ही बना है। तो ये इसका प्रूफ जो है वो दो फिनोमिना दे सकते हैं, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, ये दो फिनोमिना ऐसे हैं जो बताते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मैटर में प्रेजेंट रहते हैं या फिर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये दो फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है डिसॉल्विंग सॉलिड इन अ लिक्विड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने वाटर रखा है और उस वाटर में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ऐड किए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो वाटर है, वाटर में पर्पल कलर जो है वो स्प्रेड होने लगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बीकर में जो वाटर था वो पूरा का पूरा पर्पल कलर का हो गया। अभी ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं वाटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किया पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो है, ये क्रिस्टल जो रहेंगे, ईच क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या करेगा, वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा। वहाँ पे डिजॉल्व होने के बाद एक एक क्रिस्टल से बहुत सारे पार्टिकल जो है वो बाहर गिरेंगे, इस वाटर में वो आएंगे और वो पार्टिकल जो है वो क्या होते होंगे, यहाँ पे मूव होंगे और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे पूरे वाटर में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। इसलिए स्टार्टिंग में पर्पल कलर जहाँ पे हमने क्रिस्टल ऐड किया था वहीं पे था, उसके बाद पर्पल कलर स्प्रेड होते गया और लास्ट में पूरा का पूरा वाटर जो है वो पर्पल कलर का हो गया। इससे हम बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स थे वो किससे बने थे, पार्टिकल से बने थे, और वो पार्टिकल्स क्या हुए हैं, कंप्लीटली यहाँ पे स्प्रेड हो गए हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो गया है, पर्पल कलर का हो गया है। तो इस तरह का जो फिनोमिना है, जहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है दूसरे सब्सटेंस में ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, ऐसे फिनोमिना को बोला जाता है डिफ्यूजन।
फिर से मैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिफ्यूजन इज अ फिनोमेना इन विच वन सब्सटेंस spread and mix into another substance. One substance spread and mix into another substance due to motion of its particle. क्या हुआ यहाँ पे, ये पार्टिकल का क्या हुआ है, मोशन हुआ है, यहाँ पे वो स्प्रेड हो गए हैं जिसके वजह से ये पार्टिकल इसके साथ कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं। तो इस तरह के मिक्सिंग को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जार लिया है जिसमें मैंने ब्रोमीन वेपर ऐड किया है। ब्रोमीन वेपर जो है वो गैस है, रेड ब्राउन कलर की गैस है यहाँ पे। उसके ऊपर मैंने एक एम्प्टी जार रखा है, एम्प्टी है इसका मतलब उसमें क्या होगा, एयर होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एम्प्टी अगर हम बोलते हैं इसका मतलब उसमें क्या रहता है, एयर रहता है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सेकंड एम्प्टी जार रखा है जिसमें एयर है, ये कलरलेस है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो नीचे ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन वेपर था वो धीरे धीरे ऊपर के जार में स्प्रेड होगा और दोनों जार कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, रेड ब्राउन कलर के हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो रेड ब्राउन कलर के ब्रोमीन वेपर्स के पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे ये ऊपर के जार में गए हैं और वहाँ पे मिक्स हो गए हैं। एट द सेम टाइम एयर के पार्टिकल जो थे वो नीचे आ गए हैं और यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। बट क्योंकि एयर के पार्टिकल कलरलेस होते हैं, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि यहाँ पे आए हैं करके, क्योंकि पर फिर भी वो क्या होता है, नीचे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एयर एंड ब्रोमीन वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। इसके पार्टिकल्स है ऊपर गए, एयर के पार्टिकल्स नीचे आए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। Therefore, such phenomena is also called as diffusion. तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, यहाँ पे लिक्विड में सॉलिड मिक्स हुआ था, डिफ्यूज हुआ था। यहाँ पे दो गैसेस एक दूसरे में क्या हुए हैं, डिफ्यूज हुए हैं। तो ये भी सेकंड एग्जांपल हो गया डिफ्यूजन का। तो ये डिफ्यूजन हमें क्या प्रूफ दे रहा है, वो क्या कंक्लूजन दे रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अगर हम यहाँ पे ये पार्टिकल कंसिडर करें तभी हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल एक दूसरे में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, उनका डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन हमें बता रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एंड सेकेंडली डिफ्यूजन इज टेलिंग अस दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमने देखा है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स क्या हुए थे, वाटर में डिफ्यूज हुए थे, और गैस भी, ऊपर की गैस जो है वो नीचे के जार में स्प्रेड हुई थी और नीचे के जार में जो गैस प्रेजेंट थी वो ऊपर के जार में स्प्रेड हुई थी। मतलब पार्टिकल्स क्या हुए थे, मूव हो रहे थे वहाँ पे। इसलिए डिफ्यूजन हमें दो कंक्लूजन देता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट है मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, इसे बेस्ट कंक्लूजन मिलता है हमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, वाटर लिया और वाटर में उन्होंने पोलन ग्रेन ऐड किया, और वो पोलन ग्रेन जो वाटर में ऐड किया था उसको उन्होंने क्या लिया, एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये जो पोलन ग्रेन था वो रैपिड मूवमेंट कर रहा है। इस तरह से वो क्या कर रहा है, रैपिड मूवमेंट कर रहा है, जिगजैग मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे ये वाटर है, कम्प्लीटली ये वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स हैं जो कि इनविजिबल है, हमें माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे। वो वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, इधर उधर वो कम्प्लीटली मूव कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे पोलन ग्रेन ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल इसे स्ट्राइक करेगा, उसे हिट करेगा, उसके साथ कोलाइड करेगा, जिसके वजह से वो पोलन ग्रेन का पाथ बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाटर मॉलिक्यूल आएगा, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल इसे हिट करेगा, उसका पाथ फिर से चेंज हो गया। इस तरह से क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली ये पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, हिट हो रहा है बाय द वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ विच इट्स पाथ इज गेटिंग चेंज। यहाँ पे उसका जिगजैग मोशन हो रहा है उसके वजह से। तो इस तरह का जो जिगजैग मोशन होता है एक सब्सटेंस का, बिकॉज ऑफ द हिटिंग बाय अनदर सब्सटेंस, सच जिगजैग मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब zigzag motion of a small particles which is suspended in a liquid। ये हमने लिक्विड में सस्पेंड किया है। zigzag motion of a particular substance which is suspended in a liquid or gas is called as Brownian motion। इसका और एक सिंपल एग्जांपल हमने हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि रूम में जो भी सनलाइट एंटर करता है उसे अगर आप केयरफुली देखोगे तो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं, और ये डस्ट के पार्टिकल ऐसे रहते हैं कि जो वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं।
तो ये जो रैंडम मोशन होता है डस्ट पार्टिकल का सनलाइट में, वो क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे एयर के पार्टिकल भी है जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और वो एयर के पार्टिकल्स मूव करते हुए डस्ट के पार्टिकल को हिट करेंगे, जिसके वजह से डस्ट के पार्टिकल कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन में रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरह का जिगजैग मोशन जो होता है डस्ट पार्टिकल का, उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं। तो ये जो ब्राउनियन मोशन है उससे भी हमें दो कंक्लूजन मिल रहे हैं, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, क्योंकि अगर आप मैटर कंसिडर करोगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ये ब्राउनियन मोशन क्या कंक्लूड कर रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से पोलन ग्रेन के पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो भी मैटर के पार्टिकल्स रहते हैं उनकी साइज क्या रहती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है। ये इस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है। देखो यहाँ पे एक बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने वाटर लिया और 100 ml वाटर लिया। सपोज वहाँ पे मैंने 100 ml वाटर लिया और उसमें मैंने 5 to 6 क्रिस्टल्स ऐड कर दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो रहते हैं वो पर्पल कलर के रहते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पूरा वाटर जो है वो डीप पर्पल कलर का हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ से 10 ml वाटर लिया और 90 ml वाटर में क्या किया, मिक्स किया। यहाँ से मैंने क्या लिया, 10 ml सोल्यूशन ले लिया यहाँ से, और वो 10 ml सोल्यूशन मैंने 90 ml वाटर में मैंने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, सोल्यूशन डाइल्यूट हो गया। यहाँ पे डीप पर्पल कलर था, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर आ जाएगा। उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, यहाँ से 10 ml वाटर लिया और तीसरी बीकर में ऐड कर दिया, जिसमें मैंने ऑलरेडी 90 ml वाटर ले लिया था। तो यहाँ से भी ज़्यादा लाइट कलर इसमें आ जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, 5 to 6 क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसे डिजोल्व किया था। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स पूरे यहाँ पे स्प्रेड हो गए हैं। उसमें से कुछ पार्टिकल्स लिए हमने इसमें ऐड किए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, जिसकी वजह से कलर फेंट हो गया। उसके बाद इसमें से हमने 10 ml लिया, मतलब कम पार्टिकल्स लिए, जिसकी वजह से कलर फिर से लाइट हो गया। अगर इसे आप फिर से डाइल्यूट करोगे, इसमें से 10 ml लेके फिर से नेक्स्ट बीकर में ऐड करोगे, तो कलर फिर से क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने सिर्फ स्टार्टिंग कहाँ से की थी, हमने 5 to 6 क्रिस्टल से, और इतना डाइल्यूशन करने के बाद भी यहाँ पे कलर जो है अभी भी हमें लाइट, चाहे लाइट मिल रहा है फिर भी हमें कलर यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल्स है। तो इतने कम क्रिस्टल लेने के बाद भी हमें कलर अभी तक मिल रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन few crystals of potassium permanganate contain large number of crystals. Therefore, we can say that particles of matter are very very small. उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब जो मैटर है उसमें पार्टिकल्स रहेंगे और वो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहती है। ये एक्सप्लेन करने के लिए ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे मैंने बीकर लिया है, उसमें वाटर लिया और उसमें मैंने क्या ऐड किया, कुछ शुगर ऐड कर दी और उस शुगर को मैंने स्टर किया है। जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे वाटर लिया था तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया था वाटर की लेवल कितनी है, इतनी वाटर की लेवल थी। उसके बाद मैंने शुगर ऐड कर दी, उसे स्टर किया, जिसकी वजह से वो शुगर क्या होगी, डिजॉल्व हो गई। डिजॉल्व होने के बाद वो शुगर कहाँ जाती, शुगर क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। एक्चुअली वो डिसअपियर नहीं होती, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनके बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके बैठ जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो वाटर का लेवल जो है वो उतना का उतना ही था। मतलब स्टार्टिंग में इतना था, शुगर ऐड किया, स्टर किया, डिजॉल्व किया, उसके बाद भी वाटर का लेवल सेम था, वो इंक्रीज नहीं हुआ था। मतलब वॉल्यूम जो था वो उतना ही था। इतनी शुगर ऐड करने के बाद वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। वॉल्यूम जो था उतने का उतना ही रहा। इसका मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स कहाँ गए, शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके वो बैठ गए। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।
यह पहले ही हमने देखा था। डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल मैंने जब बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स वाटर में क्या हो गए थे, डिफ्यूज हो गए थे, और गैसेस भी एक दूसरे के साथ क्या हो गई थी, डिफ्यूज हो गई थी। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि पार्टिकल्स जो थे मैटर के, वो क्या कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जब कभी भी आप इंसेंस स्टिक लगाते हो, फॉर मतलब अगरबत्ती जब आप लगाते हो रूम में, तो एक कॉर्नर में अगर आपने अगरबत्ती लगाई, इंसेंस स्टिक लगाई, तो पूरे रूम में क्या होती है, उसकी स्मेल जो है, उसका अरोमा जो है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो इंसेंस स्टिक जलने के बाद वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, मूव करेंगे पूरे रूम में, जिसकी वजह से स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी हम किसी मैटर को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल जो है, ये पेंसिल भी पार्टिकल से ही बनी होगी, तो इसके पार्टिकल्स जो है वो गिर नहीं रहे, इसके प्लेस पे है, जैसी है पेंसिल वैसी है, ये ऐसे खड़े खड़े पिघल तो नहीं रही है, या फिर इसके पार्टिकल जो गिर नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वो पार्टिकल्स को क्या करता है, एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। तो इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि रहता है पार्टिकल्स के बीच में, उसे बोला जाता है कोहेजन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। इस पेंसिल के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेजन, जिसके वजह से वो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास चॉक है, आइस का क्यूब है और आयरन नेल है, और तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, हैमर से स्ट्राइक कर रहा हूँ और उनके तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चॉक जल्दी टूट जाएगा। क्यूब ऑफ आइस को तोड़ने के लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आयरन नेल को तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, चॉक के पार्टिकल के बीच में जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यूब ऑफ आइस के बीच में फोर्स ऑफ क्यूब ऑफ आइस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक एग्जाम्पल सिंपल, आप अपना हाथ जो है वो एयर से फ्रीली क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। क्यों? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, जिसके वजह से हम अपना हाथ फ्रीली उसमें से मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वाटर में अपना हाथ जो है वो मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो रहेंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू एयर ज़्यादा रहेगा। और अगर आप अपना हाथ वुड में से पास करने की कोशिश करोगे तो वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी वुड है, मतलब सॉलिड जो है, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से आप अपना हाथ उसमें से मूव नहीं कर पाओगे। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हो गए 4 पॉइंट्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड द नेक्स्ट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद 2 पॉइंट्स है, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मतलब अनबेंडिंग। अगर कोई चीज़ बेंड नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं उसके पास रिजिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेंसिल ये बेंड नहीं हो रही है, कितना भी आप इसे ये करो तो ये टूट जाएगी, पर वो बेंड नहीं होगी, मतलब ये क्या है, रिजिड है। जो भी सॉलिड रहते हैं वो क्या रहते हैं, रिजिड रहते हैं। कितना भी आप फोर्स अप्लाई करो वो अपना क्या करेगी, शेप मेंटेन करेगी। तो ड्यू टू रिजिडिटी मैटर मेंटेन इट्स शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड क्या रहते हैं, रिजिड रहते हैं। उसके बाद फ्लूइडिटी मतलब ये ऐसा फिनोमेना है जिसके वजह से मटेरियल क्या करता है, इजीली फ्लो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर को टेबल पे अगर गिरा दोगे तो वो वाटर जो है वो पूरे टेबल के पे क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को बोला जाता है फ्लूइडिटी। और लिक्विड और गैसेज जो रहते हैं वो फ्लूइड रहते हैं, और ऐसे फ्लूइड सब्सटेंस को रखने के लिए हमें कंटेनर क्या रहता है, नेसेसरी रहता है। फॉर एग्जांपल, लिक्विड को रखने के लिए हमें कंटेनर लगेगा, गैस को भी रखने के लिए हमें क्लोज कंटेनर लगेगा। और जो लिक्विड रहता है वो कंटेनर को फुल ऑक्यूपाई नहीं करता, गैस जो है वो कंटेनर को क्या करता है, फुल ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। उसके वजह से, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहता है, कम रहता है, जिसके वजह से गैस जो है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर लेती है, और लिक्विड जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता।